नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। B20 समिट को लेकर संबोधित करने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म रोजगार के अवसर लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है B20 सबसे महत्वपूर्ण G20 समूहों में से एक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। B20 का अर्थ बिजनेस 20 है। ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम B20 को साल 2010 में बनाया गया था। तो B20 समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट को संबोधित करने वाले हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है वो रोजगार के अवसर लाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं। B20 सबसे महत्वपूर्ण G20 समूहों में से एक है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, B20 समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि G20 भी होने वाला है समिट, इससे पहले B20 इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे और आज करीब 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री B20 इंडिया को सबमिट करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने चूंकि सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी है और सीधे तौर पे कहा है कि ये जो B20 इंडिया समिट है वो कहीं न कहीं कारोबारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक साथ लाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो B20 सबसे महत्वपूर्ण G20 समूहों में से एक है और इसका उद्देश्य भी कहीं न कहीं आर्थिक विकास को बढ़ाना है। इसके साथ अगर हम बात करें तो B20 को साल 2010 में बनाया गया था। इससे पहले 25 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें तमाम जो दिग्गज बिजनेसमैन और जो उद्योगपति हैं वो कहीं न कहीं इसमें शामिल हुए थे। तो निश्चित रूप से भारत लगातार कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो विश्व का एक तरीके से नेतृत्व कर रहा है और इसी कड़ी में कहीं न कहीं B20 इंडिया समिट को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संबोधित करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो G20 को लेकर भी कहीं न कहीं भारत तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है, उनके संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं पीयूष, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। दिल्ली G20 में आने वाले मेहमानों के लिए तैयारियां जोरों पर है। विदेशी मेहमानों के लिए की जाएगी घूमने की व्यवस्था, बाजार घूमने नहीं जाएंगे विदेशों से आए मेहमान, ये जानकारी है। सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। प्रगति मैदान और अन्य स्थानों पर व्यवस्था होगी। दिल्ली पुलिस की प्रस्ताव पर बंद रखे जाएंगे प्रतिष्ठान, ये जानकारी है। तो G20 को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 9 और 10 को G20 की बैठकें होंगी। हालांकि उसको देखते हुए 8 तारीख से ही पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो साफ तौर पर कड़ी नजर आएंगी। आपको बता दें कि 8 तारीख से ही विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि दिल्ली को भी बंद कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए ये बड़े कदम उठाए गए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि प्रगति मैदान और अन्य स्थानों पर अब व्यवस्था होगी। दिल्ली पुलिस की प्रस्ताव पर बंद रखे यहाँ पर प्रतिष्ठान जाएंगे ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से और सुचारू ढंग से चल सके। बाजार घूमने नहीं जाएंगे विदेशों से आए मेहमान, ये भी बड़ी जानकारी सुरक्षा के लिहाज से आपको दे रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जब बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और पूर्व सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज अहम बैठक होगी। तो आपको बता दें कि आज बैठक है, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और पूर्व सीएम भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो जेपी नड्डा का ये मिशन उत्तराखंड है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर
आज अहम बैठक है जिसमें तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो ये जेपी नड्डा का मिशन उत्तराखंड है और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। यही वजह है कि राज्यों का दौरा कर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और पूर्व सीएम भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव जिसको लेकर ये अहम बैठक है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुमित, ये बैठक कितने बजे होगी और इसके साथ ही हरिद्वार में किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की हलचल? बिल्कुल, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार के दौरे पर हैं और ये बहुत ही अहम दौरा माना जा रहा है। इसको लेकर आज कई कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में होंगे और कई राज्य के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो और मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। क्योंकि अभी सबसे पहले कुछ ही देर में बस यहाँ पर मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं और उसके बाद मेरी माटी मेरा देश का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर एक कार्यक्रम और है। उस कार्यक्रम में जो शिरकत करेंगे, उसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम है, उसमें वहां पहुंचेंगे। उसके बाद होटल गॉर्डन में कोर कमेटी की उस बैठक में तमाम जो बीजेपी के कोर कमेटी के जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है वो बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में अहम जो निर्णय निकल के सामने है, क्योंकि चुनावी दौर शुरू हो चुका है। तो सभी जगह बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा पूरे देश में सभी प्रदेशों में भ्रमण कर रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, ये चुनाव को लेकर भी लगातार कार्यक्रम तैयारी चल रही है। और इसको लेकर जो आज के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा भी और पूरी तैयारियां व्यवस्थित तौर से तैयारी कर ली गई है। और जो हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में तमाम जगह बीजेपी के झंडों से और तमाम जगह ये पूरा सड़कों पर होर्डिंग पूरी तरह से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, बेहद ही उत्साह और लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम आवास पर समस्या लेकर फरियादी पहुंचे। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना है, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। अब तस्वीर सामने आ गई है। सीएम आवास पर समस्याओं को लेकर तमाम फरियादी पहुंचे, एक एक कर अपनी समस्याओं का पर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया। एक एक कर उनकी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी और उसके बाद उसके निस्तारण के यहाँ पर निर्देश दे दिए गए। तो अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं और ये सबसे खास बात रहती है क्योंकि व्यक्ति इसके जरिए जुड़ते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद बताते हैं। यानी कि इसमें कोई तीसरा बंदा नहीं रहता है। यहाँ पर फरियादी रहते हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं, अपना पर्चा देते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस समस्याओं को अच्छे से सुनते हैं और उसके बाद अधिकारियों को इसके निस्तारण के निर्देश दे देते हैं। ये अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण रहता है जनता के साथ जुड़ना, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें बहुत खास होती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर जनता दरबार लगाते हैं, चाहे वो अपने आवास पर लगाएं या फिर गोरखपुर में लगाएं, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का यही मकसद रहता है कि लोगों की समस्याओं को वो खुद सुने। हालांकि आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है वो सामने आ गई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और उसके निस्तारण के लिए, समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। तो सीएम आवास पर ये जनता दरबार लगाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और ये देखिए किस तरीके से एक एक कर तमाम लोगों के पास वो पहुंचे और समस्याएं उनकी सुनी। महिलाएं भी इस दौरान मौजूद थी और ये व्यक्ति भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पट्टी बांधे अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचा है, क्योंकि इन लोगों की आंखों में ये उम्मीद है कि अगर वो सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी समस्याएं बताएंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसका निस्तारण करेंगे।
यही वजह है कि समय समय पर फीडबैक भी इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लेते रहे हैं कि कितनी समस्याएं आई हैं। और देखिए ये तस्वीर जहां पर बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं और अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे हैं और एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ की उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। हालांकि इन लोगों के लिए बेहद खास पल होता है क्योंकि अपनी समस्याओं को लेकर वो लगातार चक्कर काटते हैं कई अधिकारियों के पास, लेकिन अगर वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष जाते हैं तो उनको ये पूरी उम्मीद होती है कि इन समस्याओं का समाधान सीएम योगी आदित्यनाथ तत्काल करेंगे। और यही वजह होती है कि वो अपनी जो समस्याएं हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने और उनके समक्ष रखते हैं। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, किस तरीके की समस्याएं सबसे ज्यादा आई? देखिए, आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जिनको जिले में कहीं न्याय नहीं मिलता है। वो लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आते हैं अपनी गुहार लगाने के लिए। जहाँ किसी की जमीन कब्जा होना हो या किसी परिवार से पुलिस ने प्रताड़ना की हो, ऐसे लोग हैं। वो लोग लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से आए हुए हैं और उनका समस्या साफ है कि जहाँ जिले में ना डीएम ना एसपी जब उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, थाना अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनते हैं या कहीं उनको कहीं ना मान सम्मान में कोई दिक्कत होती, तो वो लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आते हैं अपनी समस्या का समाधान लेकर के। क्योंकि जिस तरीके से जब कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है तो एक रास्ता बचता है मात्र उत्तर मुख्यमंत्री जी से मिलने का। तो मुख्यमंत्री से मिल करके उन्होंने अपनी समस्या का समाधान निकाला है। इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं उन अधिकारियों को जहां पे जिन पीड़ित ने अपनी अपनी एप्लीकेशन दी है, जहां पे उनको न्याय नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो जमीन और घर परिवार से अगर परेशान है तो वो लोग वहां फरियादी पहुंचते हैं। लेकिन उनकी समस्या का हल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए हैं उन प्रदेशों में जहां जहां से लोग जो है वह पहुंचे हुए थे। यानी कि साहब सबसे ज्यादा अगर मामलों की बात करें तो जमीन के सबसे ज्यादा मामले आज की डेट में निकल के सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ में अपराध और थाने पर से सबसे ज्यादा फरियादी जो है वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस कमांड जो है वो नहीं समझ सुनते हैं उनकी, जिसकी वजह से फरियादी को आना पड़ता है मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर के। या किसी की जमीन का मामला होता है, जमीन पे उनके यहाँ कब्जा हो जाता है, लेकिन अधिकारियों से जब वो लगातार संपर्क में आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नहीं सुनी जाती है। उसके बाद वो जो है मात्र एक रास्ता बचता है कि मुख्यमंत्री से मिला जाए और वहां पे अपनी समस्या बताई जाए। जिसके बाद जो है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं उन अधिकारियों को और साफ तौर पे जो फरियादी आए हुए थे उन्हें उनका पत्र जो है उन्होंने ले लिया है। उसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो उन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश के जो कितने भी जनपद 75 जनपदों की अगर बात करें तो लगातार फरियादी जो है यहाँ 5KD आ रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। यानी कि साफ है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, वो फरियादियों की नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण जो है वो फरियादी मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और गुहार लगा रहे हैं। आंखों में ये आस होती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से अगर वो अपनी समस्याओं को कहेंगे तो उसका त्वरित निस्तारण भी होगा। क्योंकि एक तस्वीर लगातार हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति के सर पर पट्टी बंधी हुई है, पैरों में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो फिर भी अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचा है। यही विश्वास है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि वो अगर अपनी समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे तो उसकी समस्या का निवारण भी जरूर होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं कि जनता की एक उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनसे 19 उम्मीद बसती है, आखिरी उम्मीद। यानी कि साफ है जब कोर्ट का मामला हो या फिर जमीन कब्जा हो या भूमाफियाओं से परेशान हो लोग, या कहीं ना कहीं अपने परिवार से परेशान हो या अपने भाइयों से परेशान हो, जमीन हो या फिर थाने पर के मामले हो, तो इन मामलों को लेकर के जब अधिकारी कहीं ना कहीं नहीं सुनते हैं उन फरियादियों की, लगातार वो
चक्कर लगाते रहते हैं। किसी का मामला 2 साल का है तो किसी का मामला 5 साल का है, तो ऐसे मामले सबसे ज्यादा सामने निकल के आते हैं। यानी कि साफ है कि जब जिले के अधिकारी अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो लोकल विधायक और लोकल मंत्री के पास पहुंचते हैं, जहां पर भी उनकी अगर नहीं सुनी जाती है, मंत्री के भी फोन करने पे उन पे अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो फिर एक रास्ता बचता है कि या तो फिर वो कोर्ट जाए, कोर्ट की शरण में जाए, या तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आए। तो ऐसे में वो फरियादी कोर्ट ना जाकर के, कोर्ट का लंबा प्रोसेस होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन जब सूबे के मुख्यमंत्री से कोई मिलता है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, और इसीलिए जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष और यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर वो पहुंचते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक एक कर उनकी फरियाद सुनते हैं और उसके निवारण के निर्देश भी दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मदुरई रेल हादसे में मृतकों का शव आज पहुंचा लखनऊ। चेन्नई से लखनऊ आएगा मृतकों का शव, ये जानकारी है। वहीं मृतकों के शव को जिला प्रशासन पहुंचाएंगे उसके घर। 2 लखनऊ, 1 हरदोई, 1 लखीमपुर खीरी, 5 सीतापुर के मृतक इसमें शामिल हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मदुरई रेल हादसा हुआ था, जहां पर आपको बता दें कि एक जो बोगी है उसमें आग लग गई थी, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई है। अब यहां पर मृतकों का जो शव है आज लखनऊ पहुंचेगा, ये जानकारी है। चेन्नई से लखनऊ आएगा मृतकों का शव। मृतकों के शव को जिला प्रशासन उनके घर तक पहुंचाएगा। मरने वाली संख्या बेहद है, लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की तो 2 लखनऊ से हैं, 1 हरदोई से है, 1 लखीमपुर खीरी से, जबकि 5 सीतापुर के मृतक हैं। हालांकि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि हादसा हो गया था, बोगी में आग लग गई थी। दरअसल एक व्यक्ति सिलेंडर लेकर पहुंच गया था और उसके चलते ये आग लगी और इसमें कई लोग झुलस गए, कई लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के भी कई वैसे मृतक हैं जिनका आज शव लखनऊ पहुंचेगा, ये जानकारी है। चेन्नई से लखनऊ आएगा मृतकों का शव। मृतकों के शव को जिला प्रशासन उनके घर पहुंचाएगी। 2 लखनऊ, 1 हरदोई, 1 लखीमपुर खीरी, 5 सीतापुर के मृतक इसमें शामिल हैं। मनीष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, मदुरई रेल हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की मौत हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, अब उनका जो शव है आज लखनऊ पहुंचेगा। कितने बजे तक पहुंचेगा, क्या जानकारी इसको लेकर? जी निश्चित तौर पर बता दूं, जो रेल हादसा होता है उसमें उत्तर प्रदेश के करीब 9 लोग थे, जिसमें 2 लखनऊ के, 5 सीतापुर के, 1 पति की थे। शायद है कि एक विशेष विमान से आज 14 जो यात्री हैं, जो बहुत छोटे शव हैं 9, उनको लखनऊ एयरपोर्ट लाया जाएगा, जहाँ उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उनके जो निवास है उन शवों को उनके वहाँ पे तैयारी की जाएगी। तो निश्चित तौर से संवेदना में इस दुखद समय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार उसके संपर्क में है और लगातार उनके दुख में शामिल भी है। तो निश्चित तौर से माना जा रहा है कि तरीके से ये दुखद रेल हादसा हुआ था, उसमें जो शोक संतप्त परिवार है, वो शासन अपनी जिम्मेदारी पे। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बुलंदशहर से खबर है, जहां पुलिस ने रुकवाया 2 दिवसीय तबलीगी जमात इज्तिमा। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक बिना अनुमति के आयोजित किया जा रहा था कार्यक्रम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इज्तिमा स्थल पर टेंट को हटवा दिया है। वहीं इज्तिमा स्थल पर जमा होने शुरू हो गए थे जमाती। परमिशन न होने का हवाला देकर पुलिस ने ये जो कार्यक्रम है उसको रुकवाया है। पुलिस के मुताबिक आयोजकों के पास नहीं थी इज्तिमा की कोई भी परमिशन। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम को रुकवाया गया। ये कहा जा रहा था कि इस कार्यक्रम को लेकर कोई परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद इस कार्यक्रम को रुकवा दिया गया। अशोक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अशोक, परमिशन नहीं थी लेकिन इसके बाद भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसके बाद उस कार्यक्रम को रुकवा दिया गया। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आप सामने आ रही हैं?
बिल्कुल सब बुलंदशहर के में ये के बिना परमिशन के 2 दिवसीय 27-28 तारीख की बात की जा रही थी। करीबन हजारों की भीड़ में वहां पर मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा शुरू न हुए। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी भनक पड़ी तो पुलिस ने आयोजकों से इसकी परमिशन मांगी, तो परमिशन उन पर नहीं मिली। पुलिस ने तत्काल से इनको वहां पर से रुकवा दिया है और इंतजाम जितनी भी यहाँ पर जमाती हैं उनको यहाँ से भेज दिया। 18 की बात की जाती है, इस तरीके का इज्तिमा सिकंदराबाद में आयोजन था, जिस तरह की एक इंस्पेक्टर एक नौजवान की शहीद हुए थे। तो तमाम चीजों को देखा जाए तो सीओ और एसडीएम के यहाँ परमिशन की खंगाली गई और कोतवाली में रजिस्टर खंगाले गए, तो कहीं ना कहीं परमिशन नहीं मिलने के कारण इसको यहाँ से उनको हटा दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि वर्ड सेंसिटिव एरिया है जनपद बुलंदशहर का कस्बा स्याना, जहाँ 2018 में इस तरीके की इज्तिमा के दौरान में भीड़ जुटी थी और ये बवाल हुआ था। पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाते हुए इज्तिमा करने वाले आयोजकों को उनसे परमिशन मांगी गई, तो परमिशन नहीं मिली और परमिशन नहीं मिलने पर पुलिस ने तमाम टेंट जितने भी लगे हुए थे उनको टेंटों को उखाड़ दिया गया और उनसे बोला है कि आप परमिशन लेकर आइए तब इसमें इज्तिमा को आयोजन किए। अब देखना होगा, जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तरह तरीके की कमेंटबाजी हो रही है कि कामर को लेकर उनको कमेंटबाजी हो रही है कि कामर में भी कोई परमिशन नहीं होती, तो तमाम चीजें की प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया पर। अब देखना होगा, जिस तरीके से पुलिस ने इज्तिमा करने वाले लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और चिन्हित किया जा रहा है कि बिगर परमिशन के इतनी हजारों की भीड़ कैसे इकट्ठे हुई, तमाम चीजों पर पहलू जांच की जा रही है। खुद ठीक है, अब जहाँ से क्या कुछ खुलकर निकल कर सामने आएगा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ बनी।